नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन खबर पर नज़र में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की कुछ बड़ी खबरें जिस पर नज़र रही हैं हमारे संवाददाताओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफ्स्कॉब के पब्लिकेशन को रिलीज किया। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, a big round of applause as we release this special publication. और अमित शाह ने राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए। तो ये पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन के लिए इन संस्थानों को पुरस्कार प्रदान किए। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का विकास करना चाहते हैं, देश की हर तहसील और पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, तो हमें इसकी रणनीति बनानी होगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का सम विकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस तरह से कि इस सम्मेलन में ये जोर दिया गया कि सहकारिता को जन जन तक पहुंचाना है, कौन सी ऐसी नई रणनीति है जिसके तहत केंद्र सरकार सहकारिता आंदोलन को बिल्कुल जन जन तक पहुंचाने पर काम कर रही है? देखिए, सहकारिता का जबकि उल्लेख केंद्रीय गृह मंत्री ने किया, तो उन्होंने सहकारिता के 120 साल के आंदोलन को दोहराया और ये भी बताया कि इस आंदोलन में क्या क्या पड़ाव आए और किस किस राज्यों ने सहकारिता के बारे में क्या क्या हासिल किया और किन राज्यों ने सहकारिता को केवल कागजों तक रखा। इन सारे मुद्दे पे उन्होंने बखूबी चर्चा की और उन्होंने उसके बाद इस बात पे जोर दिया कि अभी तक की जो हमारी सहकारिता है, इसमें कितनी व्यापकता है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारी जो सहकारिता है वो सीमित है। इसमें व्यापकता की जरूरत है, फैलाव की जरूरत है। और फैलाव ये कैसे होगा, इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने सीधे इस देश के ग्राम पंचायतों का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि देश में 3 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और अगर हम सहकारिता की बात करें और सहकारिता के जरिए अगर हम पैक्स की बात करें तो देश में 95,000 मात्र पैक्स है, जिसमें कि 65,000 पैक्स बखूबी काम कर रहे हैं, बाकी पैक्स से काम नहीं कर रही है। तो जहां हमारे 3 लाख पंचायतें हैं और 65,000 पैक्स है, लेकिन अगर हम 65,000 पैक्स को सभी 3 लाख पंचायतों तक ले जाते हैं
तब जो सहकारिता का जो हमारा असली लक्ष्य है, जो असली मकसद है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम खेतिहर मजदूर तक पहुंचना, कृषि से जुड़े जो छोटे छोटे किसान हैं उनको सहायता पहुंचाना, तभी हम सहकारिता के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और जहां तक आपने इसके बारे में चर्चा किया कि इसको कैसे सहकारिता के जरिए कैसे जो छोटे छोटे किसान हैं उनसे संवाद स्थापित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम जो पैक्स के जरिए हम क्या करेंगे, पैक्स के जरिए हम संवाद स्थापित करने के लिए पोर्टल की स्थापना करेंगे। और सबसे अहम बात की, अगर हम 75 साल की बात करें, जो जब से हमें आज़ादी मिली है, 75 साल के बाद भी हमारे पास एक कोई बेहतर डेटाबेस नहीं है सहकारिता का। तो सहकारिता का कैसे बेहतर डेटाबेस तैयार की जाए, इसके लिए उन्होंने सहकारिता यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी की। और सबसे अहम बात जो कि उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण देते हुए समझाया कि हमें सहकारिता को कंप्यूटर से जोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने जिक्र किया कि गुजरात जैसे राज्य में जो पूरा जो हमारा पैक्स है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसमें पारदर्शिता है, उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और किन किन लोगों को पैक्स से क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका सीधा डेटाबेस हमारे पास है, राज्य के पास है। तो उसी तरीके से उन्होंने पूरे देश के जो पैक्स है उसको कंप्यूटराइज करने की बात कही। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुजरात के बाद उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जो कि पारदर्शी तरीके से सहकारिता के तरफ काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, और सबसे एक और अहम बात जिसका कि उन्होंने जिक्र किया वो सहकारी बैंकों का जिक्र किया कि जो हमारे यहाँ जो सहकारी बैंकों का जो काम है वो छोटे छोटे जो किसान हैं या छोटे छोटे गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सहकारिता के दम पर इस देश के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सकता है। तो सहकारी बैंकों का काम महज उनको ऋण पहुँचाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद और भी है, उनके कामों के बीच निष्पादन करना है, उनके साथ संवाद स्थापित करना है, उनके बीच आने वाली चुनौतियों को देखना है। अगर इन सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं जो सहकारी बैंकों के जरिए, तभी जो हमारा जो अंत्योदय जिसको आप कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान तक सहकारिता पहुंचा है, तभी सहकारिता का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। जी। और धीरज, जिस तरह से पैक्स को कंप्यूटर से जोड़ने और जैम से अब जोड़ने की बात हो रही है, इससे किस तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर ज़मीनी स्तर पर किस तरह के बदलाव आएंगे इससे? देखिए, ये जो बदलाव आएंगे ये रोजगार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर हमारे गांव में एक छोटी सी जो सामग्री है, एक छोटे से प्रोडक्ट है, उसका अगर हमको मार्केटिंग अगर महानगर के स्तर पे करना है तो उसके लिए जेम पोर्टल से या उस पोर्टल से करना जरूरी है जहां पे कि उसको एक बाजार मिल सके। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारा जो जेम पोर्टल है, हम सहकारिता से जुड़ी जो तमाम चीज़ें हैं उनको हम जेम पोर्टल से जुड़ेंगे। इसका व्यापक एक असर होगा कि जो हमारे जो गांव में जो निर्मित जो छोटी छोटी कृषि से जुड़ी हुई ये चीज़ें होंगी, जो उत्पादन होगा, उसको एक बेहतर बाजार मिल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में कि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ना नहीं चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि कृषि में आमद नहीं है। लेकिन सरकार का साफ लक्ष्य है कि जो कृषि का जो क्षेत्र है उसे हमें आमद का क्षेत्र बनाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है, उसे दोगुनी करनी है, इजाफा करना है। तो कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जबकि कृषि के साथ रोजगार के अवसर नहीं जोड़ेंगे, कृषि में अवसर युवाओं को नहीं दिखेगा, तब तक वो कृषि की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। और अगर वो अग्रसर नहीं होते हैं तो सहकारी बैंक, कृषि और जो सहकारिता का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। और ये इस सम्मेलन का ख़ास फोकस रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए धीरज आपका। तो हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस खबर पर जुड़े थे। और आगे बड़ी खबरों पर हम जाएं उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक।
चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खबर पर नज़र। अब रुख करते हैं बिहार की राजनीति और वहां पर चल रहे कशमकश की। बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संघर्ष की चर्चा है। नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। 16 अगस्त को इस मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन मलाईदार मंत्रालयों को लेकर संघर्ष की बातें सामने आ रही हैं। खुद तेजस्वी गृह मंत्री बनना चाहते हैं तो उनके भाई तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्रालय चाहते हैं, और कांग्रेस के भी कुछ विधायक मंत्री बनना चाहते हैं और वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और इन सब खींचतान के बीच जीतन राम मांझी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर नाराजगी जताई है और वो अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री चाहते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार के मंत्रिमंडल को लेकर और ये पेंच कहां पर फंसा हुआ है? हमारे संवाददाता राजेश राज पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, आज दिन भर में क्या कुछ निकल करके आया? क्योंकि तेजस्वी की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी और सोनिया गांधी से भी दिल्ली में वो मुलाकात करने के लिए आए हैं। कुछ बात बढ़ी, कुछ तस्वीर साफ हो पाई है राजेश? देखिए लालचंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि मंत्रिमंडल में जो मलाईदार विभाग है उसको लेकर कहीं ना कहीं खींचतान जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और जीतन राम मांझी की पार्टी ने जिस तरीके से पहले ही ये साफ कर दिया कि उन्हें 2 मंत्रालय जो है वो चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर हम कांग्रेस की तरफ से जो खगड़िया के सांसद हैं छत्रपति यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं यादव बिरादरी से अकेला कांग्रेस का विधायक हूं, लिहाजा एक सीट जो है वो मुझे भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू तमाम जो दलों के लोग हैं वो जिस तरीके से लगातार खींचातानी में लगे हुए हैं मलाईदार विभागों को लेकर, बहुत आसान नहीं दिखता। लालचंद्र, मंत्रिमंडल के गठन की जो पूरी कवायद है वो बहुत आसान नहीं दिखता। तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपने पिता लालू प्रसाद जो बीमार चल रहे हैं उनसे भी वो कहीं ना कहीं रायशुमारी करेंगे। मंत्रिमंडल में तमाम जो भागीदारी है उस भागीदारी को लेकर जातीय समीकरण को साधना, क्षेत्रीय संतुलन को साधना, और इसके अलावा हम क्षेत्र को भी, जैसे अगर हम कहें तो बात करें तो मधेपुरा और सहरसा की तरफ जो आरजेडी का प्रतिनिधित्व है वो थोड़ा कम है, और बेगूसराय से लेकर खगड़िया होते हुए पूर्णिया कटिहार तक की अगर हम बात करें तो आरजेडी जो है वो बहुत सीटें जीतने में कामयाब नहीं रही। इसी तरह से मुंगेर और भागलपुर के इलाके में भी प्रतिनिधित्व उनका घटा है। लिहाजा आरजेडी की ये कोशिश है कि वो तमाम क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर एक क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करें। कोसी के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में, अंगिका के इलाके से प्रतिनिधित्व देना वो चाहते हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो अपने आला कमान से बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पास पाने के लिए सब कुछ है लालचंद्र, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो अधिक से अधिक मंत्री पद की जो सीट है वो झटक ले, ताकि उनकी जो पुरानी खोई हुई जमीन है उसको भी वापस कर सके और बिहार में लड़ने लायक स्थिति जो है वो अपनी वो बना सके। जीतन राम मांझी या फिर अन्य जो छोटे दल है सीपीआई और सीपीएम ने ये साफ कर दिया है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन सीपीआई के अंदर एक जो धड़ा है वो चाहता है कि मंत्रिमंडल में उसकी भी भागीदारी बढ़े। लिहाजा एक बैठक का दौर जो है वो सीपीआई के भीतर भी चल रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सहयोगी दलों के बीच सामंजस्य बिठाकर नीतीश कुमार कैसे अपने सहयोगियों को संतुष्ट कर पाते हैं, और आरजेडी को जो तमाम जो बड़े वो विभाग चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े विभाग हैं, वो आरजेडी हर हाल में चाहेगी कि उन्हें मिले, क्योंकि वो बीजेपी के पास वो विभाग था। तो जो भारतीय जनता पार्टी के पास लालचंद्र जो विभाग थे उन विभागों को पाना
आरजेडी के लिए थोड़ा आसान भी है क्योंकि वहां वैकेंसी है, और दूसरी बात कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी हम कह सकते हैं कि अब तक रायशुमारी नहीं बन पाई है कि कौन सा दल। बिल्कुल, मैं इस पहलू पर आने ही वाला था राजेश, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आरजेडी के जो विधायकों की संख्या है वो जेडीयू के मुकाबले 2 गुनी से थोड़ी सी ही कम है, तो ऐसे में क्या कोई सहमति बन पाई कम से कम संख्या को लेकर के? क्योंकि हम जानते हैं कि करीब करीब 3 दर्जन मंत्री वहां बन सकते हैं अधिकतम बिहार में। हाँ बिल्कुल, देखिए जनता दल यूनाइटेड से वही 42-43 की संख्या जो है विधायकों की है, और आरजेडी के विधायकों की संख्या लगभग 80 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में आरजेडी जो है वो निश्चित तौर पर चाहेगा कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिले, और मुझे लगता है कि शायद इन्हीं सब बातों पर रायशुमारी के लिए जो सियासत के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं लालू प्रसाद, भले ही वो बीमार हैं लेकिन उनसे मिलने तेजस्वी दिल्ली गए हैं, और निश्चित तौर पर लालू प्रसाद से वो बातचीत करने के बाद ही ये स्पष्ट कर पाएंगे कि किस सीटों पर इसको भागीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए, और आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 तारीख को यानी कि कल ही उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हाल ही में उन्होंने चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की थी एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर, और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को उन्होंने पराजित किया था। और उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है। ये औपचारिक मुलाकात दोनों के बीच, प्रधानमंत्री के बीच और उपराष्ट्रपति के बीच। वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब रुख करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। एनिमल व केमिकल बेस्ड प्रोटीन से आपका पाचन तंत्र और किडनी खराब हो सकती है, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला आइसोवेदा व वे परफॉर्मेंस। इससे मिलेगी आपको वेल टोन बॉडी और फुल स्टेमिना। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर खबर पर नज़र। और ब्रेक से पहले जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से ये शिष्टाचार मुलाकात की है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और हाल ही में उन्होंने नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया है और वो निर्वाचित हुए हैं। और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उनसे पहली मुलाकात है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में हम आपको बताएं कि राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से हैं और किसान परिवार से आते हैं। और उनके अगर उनकी बात की जाए तो जब वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो उससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। कानूनी मामलों के बड़े जानकार जगदीप धनखड़ हैं और राजनीति में भी उनका एक लंबा सफ़र रहा है जगदीप धनखड़ का। और अब जाकर वो देश के उपराष्ट्रपति बने हैं और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे ये पहली मुलाकात की है। इस शिष्टाचार मुलाकात में उन्होंने जो गुलदस्ता है वो देकर उनका स्वागत उनका सम्मान किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुलाकात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने नए उपराष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उनसे पहली मुलाकात है जिसमें उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये मुलाकात हुई है। जैसा कि आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ ने कल ही उपराष्ट्रपति के पद पर नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई थी। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। हाल ही में संपन्न हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को बड़े अंतर से हराया था। और अब जबकि वो देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो तस्वीरें आप उससे कुछ देर पहले की देख रहे थे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित किया। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। 8 अगस्त से शुरू हुआ ये संवाद कार्यक्रम 14 अगस्त तक चलेगा। हमारे साथ तपस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तपस, क्या कुछ प्रोग्राम है 14 अगस्त तक, ख़ास तौर पर अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें इस प्रोग्राम की, क्योंकि 14 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलना है। तपस, देखिए 14 अगस्त तक है, आइकनिक वीक सेलिब्रेशन है। आज जो था, आज ये दो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ने युवा संवाद की जो थी उस पर चर्चा की। और जो करीब 400 से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स जो यहाँ पे
लोग आए थे, खास तौर से जो इस पूरी प्रक्रिया में थे ये लोग, तो उन लोगों ने जो बात की उनमें एक ऊर्जा भरने की बात की गई, खासतौर से जो युवा थे। और दोनों ही मिनिस्टर्स ने खासतौर से इन दोनों ने बात की कि किस तरीके से विश्व गुरु अगर भारत को बनना है तो युवा को आगे आना पड़ेगा और एक अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। और वही दोनों मिनिस्टर ने बात की। वही MOS निश्चित प्रामाणिक भी थे मौजूद, उन्होंने भी यही बात की कि हमारा जो इतिहास रहा है उस इतिहास को अगर हम टटोले और उससे हमें बहुत सारी सीख मिल सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सबने की। 3 खिलाड़ी भी आए थे, प्रियंका गोस्वामी जो रेस वॉकर है, निकत जरीन जो वुमेन बॉक्सर है, और यहाँ पे पिया श्रीजेश जो हॉकी टीम के गोलकीपर है। और इन सब ने जो मोटिवेशन बातें की, उससे जो वहाँ पे युवा बैठे हुए थे और जो लोग सुन रहे थे उनको, उनमें एक जोश जरूर देखने को मिला। और सब ने ये कहा कि अगर देश को आगे लेके जाना, अगर देश को अग्रणी भूमिका निभानी है विश्व गुरु बनने में, और अपनी जो वैल्यूज है और अपनी जो एथोस है इनको इंटरनेशनल मंच पे लेके जाने के लिए, तो यही ये युवा है जिनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने ये तक कहा कि आपके पास मोबाइल की ताकत है, आप सोचिए आप कैसे उस मोबाइल की ताकत को आगे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से उस मोबाइल के जरिए आप हमारे देश की जो कला और जो हमारे जो कल्चर है उसको किस तरीके से आप विदेशों में प्रचलित कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जिस तरीके से हम देख पाते हैं कि हम बात करें अगर कोरियन म्यूजिक ग्रुप का, तो एक प्रसिद्ध ग्रुप का नाम हमेशा चर्चा में आता है। तो वैसे ही क्या हम मोबाइल के जरिए हमारी जो यहाँ की कलाकृति है, खासतौर से कलावरी जो केरला की मार्शल आर्ट, बहुत ही सबसे पुरानी मार्शल आर्ट एक है, उसको हम क्या प्रसिद्ध कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनको रखा गया सामने इन युवाओं के, और युवाओं को जरूर इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। बिल्कुल, ज़रूर इससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े थे। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। India's too precious to let go of. हमें कुछ जल्द ही करना होगा। साथ से ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ध्यान रखेगी। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। चारों तोपों से खुद को कैसे बचाओगे? लो